नमस्ते। पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एस रंजन, एमबीबीएस डॉक्टर, पिरामिड मेडिटेशन मास्टर और एनर्जी मेडिसिन फिजिशियन, आपको अपने हेल्थ को खुद से मैनेज कैसे किया जाए उसके रिगार्डिंग आपको बातें बता रहा हूँ। ध्यान से जुड़ी हुई ऊर्जा की विधियों से, आध्यात्मिक विधियों से खुद का ख्याल कैसे रखा जाए। हम अपनी चेतना का विकास करके, अपनी ऊर्जा को संतुलित करके काफ़ी हद तक खुद से अपने आप को हम स्वस्थ बना सकते हैं। मेडिटेशन हमारे सबसे बड़ी पद्धति है जिससे हम अपने आप को एम्पावर करते हैं। ध्यान को हम बारीकी से समझें, उसका अभ्यास करें और ध्यान में जब हमें ऊर्जा की अनुभूति होती है तो उस ऊर्जा को अपने जहाँ पर हमें हीलिंग चाहिए वहाँ पर डायरेक्ट करें। साथ ही साथ जो भी स्वास्थ्य इशू अगर है तो हम उससे संबंधित नाड़ियों पर काम करने वाला एक्यूप्रेशर साइंस को समझें और अपने लिए उसे प्रैक्टिस करें। हमें खुद से खुद का केयर करना सीखना है। आपको किसी डॉक्टर पे, किसी एक्यूप्रेशर वाले पर, किसी भी फिजिशियन पर निर्भर नहीं होना है। कोशिश करें, समझें कि आप अपना उद्धार स्वयं कर सकें। भगवत गीता में भी यह बात आती है, हम अपना उद्धार स्वयं करना सीखें। तो उसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा और उसमें हेल्प करने के लिए आपके साथ हम हैं। आज आपके सवाल जवाब का दिन है। आपके बहुत सारे सवाल आते हैं। जो भी आप सवाल हमें भेजते हैं उन सवालों को आप तरीके से भेजा करें, अपनी उम्र उसमें ज़रूर लिखें और अगर आपके कई सारी तकलीफ़ें हैं तो आप उनको पॉइंट वाइज लिखें। जो सबसे पुरानी तकलीफ़ है उसे सबसे पहले लिखें। अगर आप ढेर सारी समस्याएं बस लिख देते हैं तो उनको समझना कभी कभी मुश्किल होता है। उन शब्दों में या अक्षरों में लिखें कि जिससे उसे समझा जा सके। बहुत बार आपकी स्पेलिंग से समझ में नहीं आता कि यह क्या बात है। एक दो शब्दों से पकड़ना पड़ता है कि यह क्या है। थोड़ा ग्रामर का, थोड़े व्याकरण का थोड़ा ध्यान रखें ताकि बात समझ में आ सके। आपकी बात अगर समझ में आएगी तो फिर हम आपको हेल्प कर पाएंगे। आपके हर एक सवाल को यहाँ पर कोशिश किया जाता है कि लिया जाए। अगर कोई सवाल आपका नहीं आता तो ऐसा ही कोई कारण होगा जिसके कारण से आपके क्वेश्चंस को हम नहीं ले पाते। आपके सवाल इस शो में लिए जाए, इसलिए ठीक से सवाल लिखकर भेजें। अगर आपने सही ढंग से सवाल लिखा है तो उसको ज़रूर लिया जाएगा। मेरी टीम में आपके सवाल को पूछेंगी और फिर हम उसके बेसिस पर उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार। 40 वर्षीय रोही जी, जिसको यूट्रस पे लार्ज फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है और जो वो 2014 से फेस कर रही है। फाइब्रॉइड यूट्रस में जो है उसका हमने इस शो में पहले भी लिया है। सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझें तो ज़्यादातर कंडीशन को आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ी बारीकियाँ समझनी पड़ेगी कि जो फाइब्रॉइड अगर हुआ तो इसका ऊर्जा के तल पे कारण क्या है और मन के तल पर कारण क्या है। ऊर्जा के तल पे कारण है जो यूट्रस के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्प्लीन मेरिडियन। स्प्लीन मेरिडियन के पॉइंट्स पर हमें काम करना है और मन पर भी काम करना है। पहले हम ऊर्जा पर काम करने के लिए 2 पॉइंट समझ लें। हमारे पैर में पॉइंट है SP4 और SP6। इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सीडेट करना है। एक्यूप्रेशर में 2 तरह की चीज़ें हैं। एक है लगातार दबा के रखना, उसको बोलते हैं सीडेट करना, और एक है उसे टोन करना, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, तो उसे टोन बोलते हैं। मसाज करना, मसाज आप किसी भी तरह कर सकते हैं। आगे पीछे करें, ऊपर नीचे करें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करें, वो बात की बात है, वो उतना मैटर नहीं करता है। अगर आप उसे स्टिमुलेट कर रहे हैं तो वो टोन होता है। यहाँ पर SP4 को सीडेट करना है। सीडेट करने का पीछे पर्पस है कि जो फाइब्रॉइड है वो एक्स्ट्रा इन एनर्जी है, एक्स्ट्रा पृथ्वी प्राण उस जगह पे इकट्ठा हो गया है, उस पृथ्वी प्राण को वहाँ पर कम करना है। तो
पूरे शरीर में सबसे अधिक पृथ्वी प्राण पैर में sp4 में होता है, वहाँ पर कम किया जाता है। सिस्ट में, फाइब्रॉइड में sp4 को सिलेक्ट करना होता है। इसे कंटिन्यूस प्रेशर से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूस प्रेशर 1 मिनट तक 1.5 मिनट तक किया जा सकता है। और आप यहाँ पे कलर थेरेपी लगा सकते हैं। लाल रंग का प्रयोग यहाँ पर होगा, रेड कलर थेरेपी sp4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर। और sp6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो एंकल के 4 अंगुल ऊपर है। इस sp6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। sp6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते समय आपको यहाँ पर दर्द जरूर मिलेगा। लगभग आधे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर ही दर्द मिलता है, सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दर्द नहीं मिलता। sp4 पे हो सकता है दर्द ना मिले, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर दर्द नहीं मिलता है तो एक्यूप्रेशर पॉइंट नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचना है। sp6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। जब आप ध्यान से बाहर आते हैं उस समय तो आप जरूर एक्यूप्रेशर करें, क्योंकि ध्यान के समय हमारी ऊर्जा बढ़ती है और जब बढ़ी ऊर्जा के साथ अगर एक्यूप्रेशर करेंगे तो वो अधिक पावरफुल होगा। sp4 sp6 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा और भी बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपको बताए जा रहे हैं। वृक्षासन का यूज करें। वृक्षासन, ट्री पोज। जब हम अपने पैर को थाई पे लगाते हैं तो यहाँ पर थाई रीजन में स्प्लीन मेरिडियन गुजरती है, तो उस पर प्रेशर आता है, दबाव लगता है। तो ट्री पोज का अभ्यास करना चाहिए। इससे स्प्लीन मेरिडियन जो है वो एक्टिव होती है। और मन के तल पर हमें सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है। महिलाओं के लिए सेल्फ लव रिलेटिवली थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण है। जो भी गायनी की प्रॉब्लम होती है, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रॉब्लम होती है, उनमें सेल्फ लव एक बड़ा फैक्टर यूजुअली होता है। अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपना ध्यान रखते हैं, और आज आप ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। आपने पिछले सालों में पहले अपना ध्यान कितना रखा है, किस तरह से रखा है, वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो सेल्फ लव का प्रैक्टिस आप किया करें। लुई हे की बुक मंगाकर उसे पढ़ें। लुई हे की ओरिजिनल बुक यू कैन हील योर लाइफ के अलावा वर्क बुक भी होती है, जिसमें हम लिख कर प्रैक्टिकल करते हैं। मिरर वर्क होता है, आईने के सामने जाकर बोलते हैं। अगर आप रेगुलर इसका प्रैक्टिस करेंगे तो सेल्फ लव ना गहरा होगा, और सेल्फ लव के गहरा होने से आप लाइफ में बेहतर फील भी करेंगे। ज़िंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, ज़िंदगी को खुशी खुशी जीना चाहिए, और खुशी खुशी जीने के लिए सेल्फ लव चाहिए। जब सेल्फ लव बढ़ेगा तो आपको हेल्थ पैटर्न पे भी बहुत फ़ायदा दिखेगा। आपके हार्मोन ज़्यादा संतुलित होंगे। जब हम खुश रहते हैं तो हार्मोन अच्छे रहेंगे, और उससे भी प्रभाव पड़ता है कि हमारे शरीर में कैसा है हमारा हेल्थ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हेल्थ। बहुत संभावना है कि ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिन चीज़ों में भी सर्जरी कहा जाता है, PSSM में एस्ट्रल सर्जरी के भी वर्कशॉप है, तो आप उसका पता करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। डीप मेडिटेशन में, थीटा स्टेट ऑफ मेडिटेशन में नॉन फिजिकल हेल्पर के माध्यम से भी एस्ट्रल सर्जरी ट्राई की जाती है। मेडिटेशन का ही रोल होता है, आंख बंद करके ही की प्रोसेस पूरा सब होता है, बस इंटेंशन होता है, प्रेयर होता है। जब हम प्रेयर है इंटेंशन है, तो उस तरह का हेल्प हम नॉन फिजिकल हेल्प हम ले सकते हैं। तो आप एस्ट्रल सर्जरी भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको सुपरविज़न में रहना ज़रूरी है। जो भी एस्ट्रल सर्जरी कराने वाले होते हैं, जो भी ऐसे मास्टर हैं, उनके संपर्क में रहते हुए, सुपरविजन में रहते हुए डीप प्रोसेस किया जाना चाहिए। सिर्फ अपने से, सिर्फ यूट्यूब से ट्राई मत करें, किसी से टच में भी रहे। एटलीस्ट आप फ़ोन पे टच में रह सके तो ठीक है। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सभी कुछ ठीक से अपनाएंगे और करेंगे तो। एक्यूप्रेशर करें और खुद से प्यार करें। हम अगले सवाल पे बढ़ सकते हैं। PS शर्मा जी, जिनको डायबिटीज है, थायराइड है, हाई बीपी है, और ये 2 महीने से ध्यान करते हैं। डायबिटीज़,
थायराइड, बीपी, ये सभी तो बहुत कॉमन है और इन सभी पे हमारा एपिसोड बना हुआ है। आप उसको देखकर भी आप ज्ञान ले सकते थे, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो शॉर्ट में फिर बता दें। आप पीएमसी हिंदी पर उसके एपिसोड प्रॉपर देख सकते हैं। और आपका सवाल जो है, जब आपको एक से अधिक इशू है तो आपको ये भी लिखना चाहिए कि कौन सा इशू सबसे पुराना है। जब पुराने इशू को पे काम करेंगे तो रिसेंट इशू भी टैकल होगा। देखिए, अगर कोई समस्या 20 साल से है और कोई समस्या 10 साल से है, तो जो समस्या 20 साल पहले आई थी उससे जब ठीक से मैनेज नहीं किया गया तभी वो दिक्कत आई है। यह बात हम समझे। अगर हमने अपने हेल्थ को प्रॉपर केयर कर लिया होता तो वो समस्या नहीं बड़ी होती। तो जब कई सारी हेल्थ समस्याएं हैं तो हमें यह देखना है कि सबसे पुरानी वाली कौन सी है, उसको टैकल सबसे ज़्यादा करना है। वही बीज है, वही कारण है जो और बीमारी बढ़ रही है तो अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। तो थायराइड भी है, शुगर भी है, बीपी भी है। किस पर ज़्यादा काम करें? जो सबसे पुराना है उस पर काम करें, उस पर विशेष काम करें। तो वैसे तो हमारा 1-1 घंटे का एपिसोड हर एक टॉपिक पे है, तो वो आपको देखना चाहिए, तो आप ज़्यादा अच्छे से ज्ञान ले पाएंगे। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, अगर शुगर है, डायबिटीज़ है, तो हमें हाथ में PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है। डायबिटीज़ इज ए कॉम्प्लेक्स डिजीज़। सिर्फ एक शब्द से डायबिटीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। डायबिटीज़ में पैंक्रियाज पहले इफेक्ट होता है, लेकिन इस पैंक्रियाज का प्रभाव हमारे लंग पे पड़ता है, किडनी पे पड़ता है, आँखों में पड़ता है, शरीर के हर एक ऑर्गन में पड़ता है। किस ऑर्गन पे प्रभाव पड़ रहा है तो उससे हमें केयर करना है। सबसे ज़्यादा प्रभाव पैंक्रियाज में पड़ता है, तो पैंक्रियाज के पॉइंट हमारे पैर में है। जो पैर है, जो हाथ में है, जब हाथ को आप कोहनी के लेवल पे जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ से 4 अंगुल के डिस्टेंस पर आपको इसे मसाज करना है, टोन करना है। इसे PC4 बोलते हैं। और थोड़ा सा ये आगे हो जाए उसी लाइन में, सेंटर लाइन में ही, तो PC3.5 हो जाता है। दोनों ही पॉइंट अच्छे हैं। PC4 जो कि 4 अंगुल के डिस्टेंस पे है वो ज़्यादा काम का है। इस पॉइंट पे भी ज़्यादातर दर्द नहीं मिलता है। दर्द मिल भी सकता है, मिले ना मिले, दोनों ही कंडीशन में आपको ये करना है। हमारा जो पैंक्रियाज है वो थोड़ा बाईं तरफ होता है, स्प्लीन, तो बाएं हाथ में करेंगे, दोनों हाथ में करेंगे, क्योंकि नाड़ियाँ दोनों हाथों में आती है। बहुत बार डायबिटीज़ में प्यास ज़्यादा लगती है या यूरिन की समस्या होती है, तो आपको LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कि कोहनी पर है उसे भी करना चाहिए। अगर वैसी कोई समस्या नहीं है, एक्सेस ज़रूरत से ज़्यादा प्यास की या ज़रूरत से ज़्यादा यूरिन की, तो LU5 की ज़रूरत शायद ना हो। डायबिटीज़ के लिए कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, कृपया वो एपिसोड देखिएगा, उसमें हमने कई सारे पॉइंट्स बताए हैं। डायबिटीज़ के अलावा थायराइड भी आपने लिखा है, तो थायराइड भी 2 तरह का होता है, ज़्यादातर हाइपोथायराइड होता है। तो उसके लिए आप थायराइड का डायरेक्ट मसाज कर सकते हैं। सबसे अच्छा, सबसे इजी, सबसे इफ़ेक्टिव है कि डायरेक्ट आप थायराइड को मसाज करें। इस कंसेप्ट को और दूसरी डिजीज़ में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कभी भी कोई भी ऑर्गन ऐसा है जहाँ पर हम डायरेक्ट उस पर काम कर सकते हैं, तो उसको मसाज करने से वो ऑर्गन जब स्टिमुलेट होगा तो वो ठीक से काम करने लग जाएगा। तो अपने थायराइड को मसाज करें, आंख बंद करके मसाज करें। थायराइड वाली वीडियो में ये बातें बताई हुई है। आप अभी जो देख रहे हैं इसका भी फ़ोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इससे भी आपको बहुत पता चलेगा। हमारे हाथ में भी थायराइड का रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट होता है। एक्यूप्रेशर के अंदर 3-4 ब्रांचें हैं, सुजोक है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, मेरिडियन है। मेरिडियन वाले एक्यूप्रेशर पे मैं अधिक काम करता हूँ, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। कहीं कहीं पे हम सुजोक और रिफ्लेक्सोलॉजी भी जाते हैं। ये रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट है थायराइड के लिए। हमारे हाथ में अंगूठे के बेस में, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को दर्द मिल सकता है। आपको दोनों हाथों में इसका मसाज करना है और हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए तरीका 3 से 5 बार मसाज करने का होता है। यहाँ पर आप इसको स्टिमुलेट करने के लिए लाल रंग लगा सकते हैं। थायराइड के लिए यहाँ पर रेड कलर थेरेपी आएगी। और थायराइड कनेक्शन किडनी से भी होता है, किडनी को भी अच्छा रखने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर
हाई ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण है जीवन में तनाव। क्या आपके लाइफ में कोई टेंशन है, स्ट्रेस है? अगर है तो उसे कम करना ज़रूरी है, तभी पूरी तरह से कंट्रोल हो सकता है। और तनाव को कम करने के लिए ध्यान बहुत अच्छा साधन है। अगर ध्यान आप रेगुलर करते हैं तो तनाव तो कम होना ही है, गारंटेड है। ध्यान से मिलता जुलता ध्यान की तैयारी कराने वाला एक अभ्यास है योग निद्रा, जिसमें हम शरीर के एक एक अंगों को रिलैक्स करते हैं। योग निद्रा के अभ्यास से भी हाई बीपी बहुत अच्छे कंट्रोल में आता है। हाई बीपी के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट अच्छे हैं। एक है हमारी कोहनी पर बाहर की तरफ से, आप अपने हाथों को 90 डिग्री पर रखेंगे या थोड़ा सा फोल्ड करके रखेंगे, और इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के बाद की उंगली की सीध में कलाई के पास या उससे जस्ट पहले LI11 और LI10 वहाँ से 2 अंगुल के बाद आता है, उस तरफ बढ़ते हुए जहाँ पर दर्द मिले वहाँ पर उसे लगातार दबा के रखना है। यहाँ पर भी सिडेशन वाला पॉइंट आ गया। सिडेशन वाला पॉइंट जब आए वहाँ पर केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप उसे टोन कर देंगे, टोन मतलब मसाज कर देंगे, तो अपोजिट चीज़ हो जाएगा। जनरली कहते हैं एक्यूप्रेशर में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आप सही ढंग से करेंगे तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अगर आप गलत ढंग से कर लेंगे फिर तो हो ही सकता है। अब जो सही पॉइंट है, इसको सही ढंग से सिडेट करना है, लगातार दबाव देकर रखना है, उसे मसाज नहीं करेंगे। मसाज करेंगे तो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। हाई बीपी है, याद रखना भी आसान है। बीपी ज़्यादा है, उसे कम करना है, तो कम करने के लिए दबा के रखना है। दबाएंगे तो वो कम होगा थोड़ा सा। दोनों तरफ हाथ में आप 3-3 घंटे या 5-5 घंटे के इंटरवल पे 1 मिनट से 1.5 मिनट के लिए दबाव दें LI11 पर। और यहाँ पर काला रंग, ब्लैक कलर हम लगा सकते हैं। जो काला रंग होता है वो सेडेट करता है इस मेरिडियन को। और इसके अलावा अंगूठे के पीछे, नाखून के नीचे वाले एरिया में भी हम ब्लैक कलर की थेरेपी करते हैं हाई बीपी को कम करने के लिए। दोनों हाथों में ये आएगा। जो ब्लैक कलर है वो बीपी को कम करता है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हमारे लिए ग्राउंडिंग भी बहुत अच्छी है। ग्राउंडिंग मतलब मिट्टी से और पौधों से जुड़ना। आप प्रकृति के साथ अधिक समय बिताएं, पेड़ पौधों के साथ अधिक समय बिताएं, गार्डनिंग करें। अगर आप गार्डनिंग करते हैं, पेड़ पौधों के साथ रहते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, तो बीपी नहीं रह सकता। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। जो सबसे पुराना है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और भोजन में भी आपको सात्विकता लाने की ज़रूरत है। फल और सब्जियों का सेवन अधिक करें। सूर्यास्त के बाद भोजन आपका कम से कम क्वांटिटी में हो। खासकर अगर अन्न को बंद कर सके, गेहूं और रोटी और चावल को बंद कर सके तो ज़्यादा अच्छा है। मिलेट डाइट भी आपको बहुत हेल्प करता है। डायबिटीज़ को रिवर्स करने में मिलेट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जिन लोगों ने भी अपना मुख्य आहार मिलेट बना लेते हैं, उनका डायबिटीज़ ठीक हो जाता है। तो इस तरह से भी आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा अगले सवाल पे चलने से पहले ध्यान में चलते हैं। मेडिटेशन को वैसे यहाँ हमारी PMC हिंदी पर बहुत तरह के मेडिटेशन के प्रोग्राम हो रहे हैं, आप उनको देखते होंगे। कोई भी मेडिटेशन किसी भी हेल्थ में किया जा सकता है। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग ध्यान की विधि नहीं होती। ध्यान की विधि तो एक ही होती है, अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान लगाना और अपने मन को शून्य करना, जीरो करना। अगर आपका माइंड जीरो हो जाता है तो आप ध्यान में हैं और फिर एनर्जी आती है, एनर्जी से हीलिंग होती है। तो चलिए हम थोड़ा ध्यान में बैठ जाएं, आंखें बंद करें। आंखों को बंद करने के बाद अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने शरीर को आप बोल सकते हैं, मेरे शरीर शांत हो जाओ, मेरे शरीर रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स। ध्यान में
रिलैक्सेशन सबसे बड़ी कीमिया है, सबसे बड़ा फॉर्मूला है। अपने हाथों को रिलैक्स करें, पैरों को रिलैक्स करें, कंधों को रिलैक्स करें। शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों को महसूस करें। थैंक यू। सांसों पर ध्यान देते जाएं लगातार। हमारी हर एक श्वास में प्राण ऊर्जा है। जब आप सांसों पर ध्यान लगाएंगे, मन शांत होगा, और जब मन शांत होता है तो आप प्राण ऊर्जा को अधिक निपुणता से एब्जॉर्व कर सकते हैं। जब हमारी सांसें धीरे धीरे चल रही हो तो उन सांसों से प्राण ऊर्जा अधिक हम एब्जॉर्व कर लेते हैं। साथ ही साथ जब शून्यता आती है तो हमारे ब्रह्मरंध्र में, सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में ब्रह्मरंध्र होता है, वहाँ से सुषुम्ना नाड़ी में विश्व ऊर्जा, प्राण ऊर्जा उतरती है। हीलिंग स्वतः होती है। हीलिंग के लिए कोई विजुलाइजेशन जरूरी नहीं है, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना भी काफी है। विश्राम, आराम, सांसों पर ध्यान। हर एक सांसें दिव्य है। डिवाइन ब्रेथ। दिव्य सांसों से जुड़े और अपने भीतर दिव्य ऊर्जा पाए, उतारे। अगर आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा बह रही है तो हर एक रोग का ठीक होना गारंटेड है। माइग्रेन से लेकर कैंसर तक ठीक होना पक्का है। कौन सी बीमारी ठीक होगी, कौन सी नहीं होगी, यह सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हर एक बीमारी ठीक होती है। बस आप नियम से ध्यान में बैठे, हर दिन 2 बार। धैर्यपूर्वक, प्रेम पूर्वक सांसों पर ध्यान लगाते जाएं। ध्यान, सांसों पर ध्यान। अंदर आते हुए, बाहर जाते हुए सांसों पर ध्यान। आनापान सती ध्यान।
सांसों पर ध्यान का आखिरी 2-3 मिनट। हमें हर दिन बार बार ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान में बैठने का कोई भी अपर टाइम लिमिट नहीं होता। एक घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठिए। अपने मन से ये कंसेप्ट निकाल दें कि ध्यान में बैठना मुश्किल है। जिस अभ्यास को आप बार बार करते हैं वो अभ्यास सरल हो जाता है। अपने ध्यान को आसान बनाने के लिए आप संगीत का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल म्यूज़िक, सितार, बांसुरी, इस तरह के कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। ध्यान से बाहर आने से पहले हम अपने भीतर एक संकल्प दोहराएंगे। अपने दोनों आँखों के बीच में सजग हो जाएं और उससे पीछे के स्पेस में, थर्ड आई स्पेस में सजग हो जाएं। संकल्प अपने ध्यान को गहरा करने का। हर दिन में 2 बार ध्यान में बैठने का। अपने रोग को ध्यान से दूर करने का। मैं हर दिन 2 बार ध्यान में बैठता हूँ, ऐसा आप बोलें खुद से, दोनों आँखों के पीछे के स्पेस में सजग होते हुए। थर्ड आई स्पेस में सजग हो जाएं और अपने आप को कमांड दें, आज्ञा दें। आज्ञा चक्र का उपयोग आज्ञा देने के लिए होता है, खुद को आज्ञा देना। मैं हर दिन 2 बार ध्यान में बैठता हूँ, बैठती हूँ। मैं ध्यान में गहरे उतर रही हूँ। हर दिन मेरा ध्यान गहरा होता जा रहा है। मैं स्वयं को ध्यान की ऊर्जा से ठीक रखती हूँ। मैं स्वयं को ध्यान के माध्यम से ठीक रखता हूँ। कल पूर्णिमा है। पूर्णिमा को अधिक देर ध्यान में बैठें और इस संकल्प को शुरुआत में या अंत में या दोनों बार दोहरा लें। ध्यान के अंत में किया गया संकल्प बहुत शक्तिशाली हो जाता है और आप उस दिशा में आगे बढ़ने लग जाते हैं। संकल्प हमेशा स्वयं के लिए होता है, अपने आप में बदलाव लाने के लिए।
दोनों आंखों के पीछे सजग रहते हुए खुद को गहरा ले जाने के लिए संकल्प। धीरे धीरे अब ध्यान से बाहर आना है। जिस कमरे में आप ध्यान में बैठे हुए हैं उस कमरे के लिए सजग हो जाएं। जिस सरफेस पर आप बैठे हैं उस सरफेस के लिए सजग हो जाएं। अपने पूरे शरीर के प्रति, हाथों और पैरों के प्रति सजग हो जाएं। हाथों और पैरों की उंगलियों के लिए अलर्ट हो जाएं और उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं, चलाएं। फिर आहिस्ते से दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें। मुस्कुराते हुए ध्यान से बाहर आएं। मैं ध्यान की ऊर्जा से, ध्यान की साधना से अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। हम पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। अपने भीतर यह बात बार बार बोला करें। यद भावम तद भवति। जैसा हम बोलते हैं वैसा होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। हमारे पास सोचने की, विचार की बहुत बड़ी शक्ति मिली हुई है, लेकिन उस शक्ति का हम पॉजिटिव उपयोग, राइट उपयोग करना बहुत बार नहीं जानते। अगर आप करेंगे तो आप खुद से खुद को हील कर सकते हैं। हीलिंग मुश्किल नहीं है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। ज़्यादातर सर्जिकल बीमारियों में भी हम बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं अगर हम शिद्दत से करें तो। चलिए अब आपके सवाल पर आगे बढ़ते हैं। 50 वर्षीय महिला, इसको क्रम है बैक साइड पे। जो क्रैम्प की दिक्कत है ये साइटिका के अंदर आता है और साइटिका दो तरह का होता है। एक पीछे का एरिया में होता है और एक साइड के एरिया में होता है। तो इन्होंने पीछे के एरिया में लिख दिया है, ये अच्छी बात की है, क्योंकि आप सही ढंग से सवाल पूछेंगे तो फिर हम जवाब आपको दे सकते हैं। क्रैम्प पीछे के एरिया में हो रहा है अगर, तो ये यूबी मेरिडियन, ब्लैडर मेरिडियन के एरिया का है। उस मेरिडियन के यूबी 60 पॉइंट को सिडेट करना है। सिडेट करने के लिए आपको याद होगा हमें लगातार दबाव दे के रखना है, कंटिन्यूस प्रेशर, मसाज नहीं करना है। यहाँ पे लगातार दबाव दे के रखना है। और इसके ठीक उल्टे ये एंकल के पीछे है बाहर की तरफ से, इसके अपोजिट में यानी कि एंकल के अंदर की तरफ, एंकल से जस्ट पीछे है एक्यूप्रेशर पॉइंट K3। इस K3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। जब K3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे, टोन करेंगे, अप डाउन मसाज कर सकते हैं और UB60 को सिलेक्ट करेंगे तो इन दोनों नाड़ियों में, किडनी और ब्लैडर की नाड़ियों में आपस में बैलेंस आएगा। और जब बैलेंस आएगा तो क्रैम्प आने बंद हो जाएंगे। क्रैम्प आ रहा है मतलब किसी पार्टिकुलर नाड़ी में कोई पार्टिकुलर तरह की ऊर्जा, दो तरह की ऊर्जा है, सूर्य प्राण और पृथ्वी प्राण मुख्य रूप से। बाद में उनके भी सब डिवीजन है। यूबी मेरिडियन में, जो कि एक यांग मेरिडियन है, सूर्य नाड़ी की नाड़ी है, उसमें यांग ऊर्जा बढ़ जाने से, सूर्य प्राण बढ़ जाने से क्रैम्प आ रहे हैं। संतुलन चाहिए और संतुलन लाने के लिए आप वॉकिंग का अभ्यास भी किया करें।
फिगर ऑफ 8 में वॉकिंग करना एक अच्छा अभ्यास है। आप ज़मीन पर कल्पना करें कि 8 लिखा हुआ है और उस लिखे हुए 8 पे आप वॉक करें। जब आप ठीक है थोड़े उस समय वॉक करें। अगर कभी तकलीफ़ होती है, चलने में तकलीफ़ हो रही है, तब तो वॉक नहीं करना चाहिए। उस समय फिर आराम करना चाहिए, बैठकर ध्यान करना चाहिए। अगर हम समझदार हैं तो हर परिस्थितियों का अपने भलाई के लिए उपयोग कर लेंगे। क्रैम्प, साइटिका बहुत आसानी से एक्यूप्रेशर से ठीक हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम माइंड बॉडी कनेक्शन को समझें, मन के लेवल पे क्या कारण है, तो जीवन में एक बात संतुलन का अभाव। मेरा जीवन संतुलित है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ध्यान के दौरान अफर्मेशन नहीं करना है। ध्यान से बाहर आ चुके हो, उठते बैठते चलते सोते जागते कभी भी अफर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं। अफर्मेशन को आप लिख भी सकते हैं। मेरा जीवन संतुलित है या मेरा जीवन संतुलित हो रहा है, ये अफर्मेशन यहाँ पर आएगा। और जो जनरल अफर्मेशंस है, मैं हर दिन स्वस्थ होते जा रही हूँ, ये एक जनरल अफर्मेशन है जो हर हेल्थ कंडीशन में काम आएगा। आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे, मैं हर दिन स्वस्थ होते जा रही हूँ। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं से प्यार करता हूँ। जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। ऑल इज़ वेल। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। भगवत गीता का ये सार है। अगर हम समझ ले, उतार ले, तो हीलिंग तो गारंटेड है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हील नहीं होती है। हमें समझने की और धैर्यपूर्वक करने की जरूरत है। अब हम अगले सवाल पे चल रहे नेहरू जी। सर, स्किन डिजीज है और स्किन और वाइट स्पॉट। यहाँ पे बात एक हमें समझनी है कि जो वाइट स्पॉट की बात है, ये प्रॉब्लम है कम और हमने इसे मान ज़्यादा लिया है। जितने हम ज़्यादा एंग्जायस होते हैं, दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरों को बुरा लगेगा। अरे हमें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। दूसरों की फिक्र करने में जो हम जाते हैं वही कारण बन जाता है इस तरह की समस्याओं का। अगर आप दूसरे लोग क्या कहेंगे, अगर इस धारणा से ऊपर उठ जाए, अपने आप में मस्त रहे, तो ये समस्या चली जाएगी। सेल्फ लव की यहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है। लुई है की किताब मंगाए, उसको पढ़े। 3 किताब लुई है की बहुत अच्छी है, सभी बहुत सरल भाषा में है। यू कैन हील योर लाइफ, फिर यू कैन हील योर लाइफ का वर्क बुक, जिसमें हम प्रैक्टिकल हमें करना है, हम लिखते हैं। और मिरर बुक, मिरर वर्क में आईने के सामने जाकर हम प्रैक्टिकल करते हैं सेल्फ लव का। मैं स्वयं से प्यार करती हूँ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी मुझ पर निर्भर करती है। सेल्फ लव को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। सेल्फ लव के अंदर कई सारे आयाम हैं। जब हम उसको समझने जाएंगे, करने जाएंगे, जब हमें कोई एक बात क्लिक कर गई हो, जब हम कोई एक बात हमारे भीतर उतर गई हो, तो फिर और उसके आगे की बात आएगी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये एक डिफेक्ट है। ये मन के तल पर एक बीमारी है और वही बीमारी शरीर के तल पे आ रही है। लोगों के ओपिनियन से इम्यून हो जाए। आप अपने हिसाब से जीवन जीना सीखें, अपने हिसाब से अपने आप को प्यार करना सीखें। वो उसकी ज़रूरत यहाँ पर ज़्यादा है। दूसरे आगे सवाल पे हम चले। ब्लूटिंग, पेट फूलना और भोजन के बाद हेयर फॉल के साथ। यह सवाल भी जो आया था उसमें भी कई 5-7 लाइनें आपने लिखी हैं और वो
जब कई सारी समस्याएं आप लिख रहे हैं ना, तो पॉइंट वाइज आपको लिखना चाहिए कि ये सबसे पुरानी समस्या या सबसे बड़ी समस्या है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ऐसा करके लिखें, अगर ढेर सारी समस्याएं अगर आप एक साथ लिखकर भेज रहे हैं तो यहाँ पर आपने कई सारी चीजें जो लिखी है, उसमें पेट सबसे पहले ठीक करना जरूरी है, भोजन के बाद ब्लोटिंग होती है। तो यहाँ पर एक बात समझनी है कि भोजन के बाद अगर कोई समस्या होती है, भोजन हमारा जाता है, जब हम भोजन को चबाते हैं तो हमारे पेट में सबसे पहले स्टमक में जाता है। हमारा जो स्टमक है वो उतना मजबूत नहीं है कि वो ठीक से वो अपने आप को रख पाए। जब उसमें भोजन आता है तो वो वीक हो जाता है, और उसके बाद तो दूसरी समस्या आने लग जाती है। ब्लोटिंग की भी समस्या जो है, ये बेसिकली स्टमक का वीकनेस है। अपने स्टमक को मजबूत करने की जरूरत है। स्टमक को कैसे मजबूत करेंगे? स्टमक को मजबूत करने का है कि आप इसको ओवरलोड ना दें। ओवरलोड कैसे देते हैं? हम जरूरत से ज्यादा खाकर अपनी भोजन की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम करें। कम खाकर जल्दी कोई बीमार नहीं होता, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाने से दुनिया में बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। ओबेसिटी की प्रॉब्लम ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा खाने की समस्या, तकलीफ ज्यादा है। थोड़ा सा भोजन की क्वांटिटी को कम करें, पहली बात। दूसरी बात, आप तब भोजन करें जब आपको भूख लगी हुई है। घड़ी देख के भोजन मत करें कि 1 बज गया, ये मेरा भोजन का समय हो गया। घड़ी देख के भोजन नहीं किया जाता, ये गलत तरीका है। जब आपको भूख लगी हो तब आप भोजन करें, और भूख से थोड़ा सा कम भोजन करें। जब भोजन करें जब आपका दाहिना स्वर चल रहा हो। स्वर योग भी एक विज्ञान है, जिस पर अभी तक मैंने ज्यादा बात नहीं यहाँ पर अभी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करी है। हमारी नासिका में 2 नासिका है, वास्तव में 2 छिद्र है। नासिका तो एक ही है। दाहिने छिद्र से जब श्वास चलती है तो हमारे भी, इसको सूर्य स्वर कहते हैं, हमारा भीतर मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। और जब बाई स्वर से जब श्वास चलती है, उसको चंद्र स्वर बोलते हैं, तो हम स्लो डाउन होते हैं। जब भोजन कर रहे हैं आप, भोजन करने से पहले आपको अपनी नासिका चेक करनी चाहिए कि दाहिनी स्वर चल रही है कि बाई स्वर चल रही है। अगर दाहिनी स्वर चल रही है तभी आपको भोजन करना चाहिए, क्योंकि जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है तब आप भोजन करेंगे तो वो इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। जब आपका बॉडी रेस्ट में है, जब चंद्र श्वास चल रही है, तो वो विश्राम का समय है, और उस समय अगर हम भोजन करें तो फिर भोजन के डाइजेशन में दिक्कत आएगी, ब्लोटिंग तो होगी। भोजन से पहले आप अपनी नासिक हाथ को, उंगली को नाक के आगे रखें और फील करें कौन सी श्वास चल रही है। दाहिनी श्वास चल रही है, बहुत अच्छी। अगर दाहिनी श्वास नहीं चल रही है, आपको भोजन करना ही है, अगर आप वेट कर सकते हैं तो 15 मिनट, आधे घंटे वेट कर लीजिए, फिर दोबारा चेक करें। अगर उसी समय भोजन करना जरूरी है, अगर इन केस, तो आप बाएं करवट लेटें। बाएं करवट लेटने से हमारी दाहिनी नासिका चल पड़ती है, सूर्य स्वर चल पड़ता है। जब दाहिनी नासिका सूर्य स्वर चल रही हो, टेम्परेचर बढ़े, मेटाबॉलिज्म बढ़े, तो भोजन का डाइजेशन अच्छे से होगा। इस बारीकी का ध्यान रखना है। भोजन के बाद वज्रासन में बैठा करें। वज्रासन हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। वज्रासन जिसमें हमारे मोहम्मदन फ्रेंड्स नमाज में बैठते हैं, योग में वो वज्रासन है। वज्रासन से हमारे स्प्लीन मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन हेल्दी होते हैं। डाइजेशन के लिए स्टमक, और स्टमक से जुड़ा होता है पैंक्रियाज और स्प्लीन, ये तीनों ऑर्गन हेल्दी रहने चाहिए, तो ब्लोटिंग की समस्या ये नहीं होगी। भोजन के आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद पानी ना पिए। आप 40 मिनट पहले, 1 घंटे पहले पानी पी ले, या फिर 1 घंटे बाद फिर पानी पिए। भोजन के साथ तुरंत पानी पीने से हमारी जो जठराग्नि होती है वो बंद पड़ जाती है, फिर ब्लोटिंग की समस्या होगी। इन सही बातों का ध्यान रखना है। हमारा पैंक्रियाज को मजबूत करने के लिए अभी हमने SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट देखा था, वहां पर वो बताया गया था फाइब्राइड के लिए। लेकिन हमें यह जानना है कि जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, एक एक एक्यूप्रेशर पॉइंट दर्जनों बीमारियों में काम आता है। तो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, उसे हमें टोन करना है। अपने पैंक्रियाज को मजबूत करने के लिए SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम मजबूत बनाएंगे, टोन करेंगे, तो हमारा
जो पैंक्रियाज है मजबूत होगा, भूख अच्छे से लगेगी और ब्लोटिंग नहीं होगी। दोनों पैर में sp4 को टोन करें, खासकर दाहिने पैर में। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन भी थोड़ा कहीं कहीं में समझना पड़ता है। यहाँ पर दाहिने पैर में ज्यादा करना है, लेफ्ट में भी करेंगे। पैंक्रियाज को मजबूत करने के लिए हमारे हाथ में PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है, कलाई से 4 अंगुल आगे। जब ये करेंगे तो ब्लोटिंग ठीक होगी। पहले एक पॉइंट, एक टॉपिक पर, एक इश्यू पर काम करें। जब ब्लोटिंग ठीक हो जाए तो फिर हम दूसरी चीजों पे जाएं। हमारे पैर में UB57 होता है। UB57 पैर में पीछे काफ मसल्स के सेंटर में है। उसको मसाज करने से हम अपने बालों को बेहतर बना सकते हैं। किडनी से जुड़े हुए जो जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो सभी बालों को हेल्थ करने के लिए अच्छे हैं। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट कोहनी पर आता है। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से हमारी किडनी अच्छी होती है, तो उसको करने से भी बाल अच्छे होने लग जाएंगे। बाल कम हो रहे हैं मतलब किडनी की ऊर्जा कम हो रही है, अलग अलग ऑर्गन की ऊर्जा कम हो रही है। ध्यान में आप बैठेंगे, हर एक ऑर्गन में ऊर्जा आएगी। अपने आप जहां पर हीलिंग की जरूरत है, हीलिंग हो जाएगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट की बारीकियां अगर आपको याद ना रहे तो आप सिर्फ मेडिटेशन करते हुए भी अपने आप को हील कर सकते हैं। बस आपको समय थोड़ा अधिक देना चाहिए। दिन में 2 बार बैठिए और धीरे धीरे अपने ड्यूरेशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाए। पहले आधे घंटे 40 मिनट बैठने का प्रैक्टिस करें। जब 40 मिनट बैठने की प्रैक्टिस हो जाए फिर 1 घंटे की प्रैक्टिस करें। जब 1 घंटे की प्रैक्टिस हो जाए तो 1.5 घंटे की प्रैक्टिस करें। कल पूर्णिमा आने वाली है, पूर्णिमा को 3 घंटे के लिए ध्यान में बैठिए। अगर आप सोचेंगे कि मुझे बैठना है, आप बैठ लेंगे। लोग तो 6 घंटे 10 घंटे बैठ जाते हैं। ध्यान से जब ऊर्जा आएगी, हमारे ऑर्गन मजबूत होंगे, समस्याएं ठीक हो जाएंगी। अब अगले सवाल पे बढ़े टेरू जी। Ankylosing spondylitis and autoimmune disorder. एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हमने इस शो में पहले किया था। मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम में एक बहुत अनहेल्दी पैटर्न चल पड़ा है। बहुत सारी डिजीज में ऑटो इम्यून का लेबल लगा दिया जाता है। ऑटो इम्यून मैं आपको बताऊं, इम्यून का मतलब होता है कि हमारा शरीर, अगर हमारे शरीर में कोई ऐसे बाहर से तत्व आए जो हमारे अपने नहीं है तो उस पर अटैक करें। ऑटो इम्यून में क्या होता है कि हमारे शरीर की अपनी ही कोशिकाएं अपने ही दूसरी कोशिकाओं पर आक्रमण कर देती है। ऑटो इम्यून सिंपल भाषा में बोला जाए तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब पुलिस वाले ही गुंडे बन जाए, समझने के लिए ऑटो इम्यून उसे कहते हैं। तो बहुत सारी डिजीज के लिए ऑटो इम्यून का लेवल लगा दिया जाता है और फिर मेडिकल में ऐसा बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज का इलाज नहीं है। स्टेरॉइड देते हैं, अलग अलग तरीके से पेन किलर देते हैं, लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पे हम बात समझे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमें डिटॉक्स पे ध्यान देना है। अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकालनी है। हमारा शरीर अपने ही कोशिकाओं पे अटैक क्यों कर रहा? क्योंकि वहां पर वास्तव में गंदगी है। तो गंदे सेल्स पे अटैक हो रहा है कि उसको बाहर निकाला जाए। तो सेल्स पे अटैक नहीं कर रहा है, वो गंदगी पे अटैक कर रहा है। गंदगी जो है वो सेल से जुड़ गई है। टॉक्सिन जो है, अननेसेसरी वेस्ट जमा हो गया है और वो दिक्कत दे रहा है। तो फिर बॉडी उसको अटैक करती है, उसको हटाना चाहती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के साइंस को समझे और अपने आप को आप ऑटो इम्यून डिजीज से मुक्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है डिटॉक्स करना। अब डिटॉक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हमने उस पर पूरा 1 घंटे का शो बनाया है, डिटॉक्स करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा साधन है डिटॉक्स करने का। अगर आप उपवास करें, महीने में 1 दिन उपवास तो कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में उपवास पे बहुत जोर दिया जाता है। गांधी जी उपवास किया करते थे।
हम उपवास करने की परंपरा को भूल गए हैं। उपवास करना, और मेडिकल रिसर्च से यह बात आ गई है कि कुछ घंटों का उपवास करना, कुछ घंटों मतलब 15 से 16 घंटों का उपवास करना भी हेल्पफुल होता है। जिन लोगों का विल पावर बहुत अच्छा नहीं है, पूरा उपवास नहीं कर सकते हैं, तो आप 15 घंटे 16 घंटे का उपवास करें। और जब 15-16 घंटे उपवास कर रहे हैं, फिर तो आप हफ्ते में हर अल्टरनेट डे पे कर सकते हैं, 5 दिन कर सकते हैं। विल पावर बहुत अच्छा है, 7 दिन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद भोजन आप ना लें। जो भी आपने लास्ट पे फूड लिया है 6 बजे, 7 बजे, या चलो 8 बजे भी, अगले दिन उसके 15 घंटे के बाद, 16 घंटे के बाद कुछ लीजिए। बहुत आसानी से ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है। आपको बीच में अगर भूख लग जाती है तो आप पानी पी ले, गुनगुना पानी पी ले, या नींबू पानी पी ले, या हनी वाटर ले ले, तो थोड़ा सा मन को संतुष्टि हो जाती है। अपने मन को आप समझा सकते हैं और धीरे धीरे आदत लग जाती है। अगर रात में आप बिल्कुल फास्ट नहीं कर सकते, तो आप कम से कम अन्न को बंद कीजिए। गेहूं और चावल से ज्यादा अच्छा भोजन है फल और सब्जियां। फल और सब्जियों को, फल को डायरेक्ट खाते हैं, वो पच जाता है। गेहूं और चावल को आग के माध्यम से, मसालों के माध्यम से हम उसे खाने लायक बनाते हैं। फल डायरेक्ट खाया जा सकता है। सब्जियों में कम मेहनत लगती है बनाने में। बहुत सारी सब्जियों को हम कच्चा खा सकते हैं। हम स्वाद बढ़ाने के लिए उसको पकाते भी हैं, मसाला भी उसमें डालते हैं, लेकिन फिर भी वो अन्न के माध्यम से, गेहूं और चावल के रेस्पेक्ट में हमारे शरीर के लिए अधिक अच्छा है। तो फल और सब्जियों का सेवन अधिक करें। जितना फल आप अधिक खाएंगे, जितना सब्जियां अधिक खाएंगे, जितना गेहूं और चावल आप कम खाएंगे, आप उतने स्वस्थ रहेंगे। ऑटो इम्यून डिजीज भी ठीक होने लग जाएगी। मेडिकल सिस्टम नहीं कहेगा कि ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक किया जा सकता है। एंकोलॉजिकल स्पॉन्डिलाइटिस और ऐसे बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज है जो बोलते हैं कि ठीक होता ही नहीं। बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं जब उन बातों को समझ लेते हैं। तो पहला बात है डिटॉक्स। डिटॉक्स के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। क्या है हार्ट ब्रेन कोहेरेंस? जो आपका हार्ट फील करता है वही आपका ब्रेन भी करे। जब हमारे दिल और दिमाग में लड़ाई होती है, तो हम जब खुद से लड़ने लगते हैं, अपने आप को सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, तो फिर बीमारी तो आएगी। अपने भीतर हार्मनी लाए, ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठते हुए जो आपको फील होता है वो करें। जो मन में चलता है वही बोले। दूसरों को खुश करने के लिए प्यारी बातें ना बनाए। जो फील होता है उसको डिसेंट मैनर में बोले। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात। सत्य बोले और प्रिय ढंग से बोले। जो बोलते हैं अपने शब्दों पर टिके। अगर आप किसी को प्रॉमिस देते हैं तो उसको निभाएं। ओशो कहते हैं प्रॉमिस ही कम मत दो, आप कमिटमेंट ज्यादा ना करें, लेकिन अगर बोलते हैं तो उस पर टिके। आपके ब्रेन में, हार्ट में जब हार्मनी आ जाएगी, ऑटो इम्यून ठीक हो जाएगा। आप खुद से लड़ते रहेंगे, कुछ कुछ करेंगे। जब भीतर बैलेंस बिगड़ता है तो बाहर बीमारी आती है। ऑल डिजीज आर साइकोसोमेटिक। माइंड को ठीक कर लीजिए, शरीर ठीक हो जाएगा, ऑटो इम्यून ठीक हो जाएगा। मुश्किल नहीं है ठीक। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस के लिए ब्रेथ वर्क एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। पीएमसी हिंदी पर आपको ब्रेथ वर्क के कई सारे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, जिसमें थोड़ा ब्रीदिंग पर एक्टिव ब्रीदिंग होती है और बाद में फिर विश्राम होता है। एक पार्टिकुलर म्यूजिक का रिदम होता है, उसके साथ सांसें लेनी छोड़नी होती है, गहरी सांसें, लगातार सांसें लेनी छोड़नी होती है, और बाद में फिर विश्राम करते हैं। आप ब्रेथ वर्क का अभ्यास करें, योग निद्रा का अभ्यास करें।
ध्यान के साथ साथ योग निद्रा और ब्रेथ वर्क भी जरूरी पड़ेगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में। और एंकोलॉजिकल स्पॉन्डिलाइटिस में जो दर्द होता है, दर्द के लिए लोग पेन किलर लेते हैं। पेन किलर से ज्यादा फायदेमंद आपको करेगा LI10 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करना। LI10 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो LI11 के बिल्कुल बगल में है, उससे 1.5 अंगुल 2 अंगुल आगे है। LI11 जो है वो कोहनी पर है और उससे 2 अंगुल आगे LI10 है। यहाँ पे आप दबाएंगे, ये पॉइंट ऐसा है कि बहुत लोगों को जिनको एंकोलॉजिकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है उनको भी दर्द मिल सकता है। अगर आपके शरीर में टॉक्सिन है तो आपको ये दर्द मिलेगा। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है दर्द मिलेगा, तनाव ज्यादा है दर्द मिलेगा। तो एंकोलॉजिकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए तो ये बहुत हेल्पफुल पॉइंट है। इनफैक्ट शरीर में कोई भी दर्द हो, ये बहुत जगहों पर ये पॉइंट काम आते हैं। LI11 और LI10 ये बहुत अच्छे पॉइंट है। LI10 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करना है। सिडेट मतलब लगातार दबाव देना है। कितनी देर के लिए दबाव देना है? 1 मिनट से 1.5 मिनट, दोनों हाथों में बारी बारी से। घर में कोई दूसरा फैमिली मेंबर है तो आप उससे भी करवा सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। 24 घंटे में कम से कम 5 बार के लिए आप इसे सिडेट करें। जब आप इसे सिडेट करेंगे तो आपको दर्द की गोली नहीं लेनी पड़ेगी। एंकोलॉजिकल स्पॉन्डिलाइटिस पे एक बहुत अच्छी किताब है नॉर्मन कजिन्स की, एनाटॉमी ऑफ इलनेस। एक बहुत पॉपुलर बुक है। वो कॉमेडी मूवीज देखकर अपने आप को खुश रखते थे और उससे अपने आप को उन्होंने ठीक किया था। हंसने से भी हम अपने भीतर हैप्पी हार्मोन रिलीज करते हैं। तो कॉमेडी की मूवीज आप थोड़ी देखा करें, अपने आप को खुश रखा करें। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस को लाने के लिए खुश रखना खुद को बहुत जरूरी है। इन सभी का आप प्रयोग करेंगे, बहुत आसानी से आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। हमारा हेल्थ हमारे हाथ में है दोस्तों। आप दवाओं पर, बाहरी संसाधनों पर निर्भर ना बने, आप भीतर अपने ध्यान पर, अपनी ऊर्जा पर निर्भर बने। PMC हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम से जुड़े रहे, अपने सवाल भेजें, दूसरे लोगों को इनकरेज करें, सवाल को सही ढंग से लिखकर भेजें, 1 2 3 लिखकर भेजें और कौन सी बीमारी कितनी पुरानी है वो लिखकर भेजें। अगर आपका सवाल सही ढंग से आया है और अपनी उम्र भी लिखें, आप ध्यान कितना देर बैठते हैं वो लिखकर भेजें। जब प्रॉपर फॉर्मेट में है तो आपके सवालों को जरूर लिया जाएगा। हो सकता है किसी मित्र के सवाल आज नहीं आए हो, धैर्य रखिए, अगले एपिसोड में हम उसे लेंगे। हर सवाल को यहाँ पे जरूर लिया जाएगा। अगर जवाब नहीं मिलता है तो आप फिर से अपने सवाल लिखकर भेज दीजिए। कभी कभी सिस्टम में चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। PMC हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान करते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार।